क्या आप जानते हैं भारत के 140 करोड़ लोग मिलकर एक साल में 3.18 ट्रिलियन डॉलर कमाते हैं, लेकिन दुनिया में एक कंपनी ऐसी है जो अकेला 9 ट्रिलियन डॉलर मैनेज कर रहा है। यानी पूरे भारत के लोग मिलकर 3 साल में जितना कमाते हैं वो अकेला कंपनी एक साल में उससे ज्यादा फंड मैनेज करती है। और जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को शुरू किया उस व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक और इसके कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज एप्पल, फेसबुक, गूगल इसके इशारों पर चलते हैं। अंबानी की पूरी कमाई ब्लैक रॉक का 1% भी नहीं है। ये चाहे तो अकेले ही पूरी दुनिया में पैसों की क्राइसिस ला दे। पूरी दुनिया में कहीं भी मंदी आ जाए, ब्लैक रॉक हमेशा पैसा कमाती है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया इसके मुट्ठी में है तो ये कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ये बंदा है कौन जो इतना पॉपुलर होने के बाद भी मीडिया और सुर्खियों में नहीं है, और ये इतना पावरफुल कैसे बना? इतना पैसा आया कहाँ से? बिजनेस कौन सा है इसका, और कैसे मंदी में भी इसकी कमाई होती रहती है? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 को हुआ। बड़े होने के बाद पॉलिटिकल साइंस में BA और रियल एस्टेट में MBA किया, लेकिन पैसा कमाने के लिए चले गए शेयर मार्केट में। 23 साल की उम्र में बोस्टन डायनामिक्स बैंक में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर ज्वाइन किया और 31 साल की उम्र में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। लैरी फिंक ने अपने कार्यकाल में इस बैंक को $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करवाया था। लेकिन फिर लैरी फिंक ने कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया और 1986 में सिर्फ 3 महीने में लैरी फिंक की वजह से इस बैंक को 100 बिलियन यानी 800 करोड़ का नुकसान हो गया। अब बोस्टन बैंक ने बिना ये देखे कि इसी व्यक्ति ने $1 बिलियन का प्रॉफिट करवाया था, लैरी फिंक को $100 मिलियन की लॉस होने पर जॉब से निकाल दिया। यहाँ लैरी फिंक को बहुत बड़ा झटका लगा और दुख भी हुआ कि उसके इतने प्रॉफिट को नजरअंदाज करके बैंक ने उसे जॉब से निकाल दिया। लैरी फिंक की बनी बनाई रेपुटेशन कम हो गई। कई कंपनीज ने उन्हें यहाँ जॉब देने से भी इनकार कर दिया। इससे वो निराश हो गए और किसी के यहाँ जॉब करने से अच्छा उन्होंने खुद का बिजनेस करने का सोचा। इसके बाद 1988 में उनकी मुलाकात स्टीव शॉर्ट्समैन से हुई जो एक बड़े लेजेंड इन्वेस्टर थे और उनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। लैरी फिंक अपने खुद का कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके पास फंड नहीं था, इसलिए लैरी को एक मौका देते हुए $5 मिलियन दिए। अब लैरी को काम का एक्सपीरियंस तो पहले से ही था। $100 बिलियन के लॉस के बाद रिस्क मैनेजमेंट को भी वो अच्छे से समझ गए थे और इस बार हर एक स्टेप पर बारीकी से ध्यान दिया, जिससे उन्हें कई बड़े क्लाइंट्स के साथ डील फिक्स करने का मौका मिला और सिर्फ 6 महीने में ही 5 मिलियन से $2.7 बिलियन तक पहुंच गए और 1992 में $17 बिलियन और 1994 में $53 बिलियन तक पहुंच गए। 1994 में दोनों ने अपने काम करने के तरीके में बहुत ही डिफरेंस देखा। स्टीव चाहते थे कि लैरी उनके हिसाब से चले और लैरी उन्हें अपने अलग ही आइडियाज बताते थे। यहाँ दोनों में बात नहीं बनी और दोनों ने अपने कंपनी को अलग कर लिया। ये स्टीव के लिए लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो जिससे अलग हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का बादशाह बनने वाला है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो। लैरी फिंक ने स्टीव से अलग होकर अपनी एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम दिया ब्लैक रॉक। आइए अब समझते हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी आखिर काम क्या करती है। तो जैसे हर एक गवर्नमेंट जॉब वालों की पेंशन कटती है जब तक उनकी जॉब रहती है, जो धीरे धीरे जमा होते रहता है। इन जमा हुए पैसों को सरकार ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करती है। और सिर्फ पेंशन फंड ही नहीं, भारत के ऐसे कई सारे फंड्स हैं जिन पैसों को ब्लैक रॉक कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, जैसे डिफेंस फंड, रेलवे फंड, एजुकेशन फंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सिर्फ भारत के स्टेट या सेंट्रल के ही फंड्स नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के कई सारे देश के हजारों फंड्स के अरबों रुपए ब्लैक रॉक कंपनी हैंडल करती है। देश के बड़े से बड़े फंड ब्लैक रॉक कंपनी में इन्वेस्ट किए जाते हैं। RBI भी अपने फंड्स को ब्लैक रॉक में ही इन्वेस्ट करता है। इस तरह पूरी दुनिया के बड़े से बड़े बैंक, बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने पैसों को ब्लैक रॉक के पास जमा रखती है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े 300 फंड के पैसों को अगर आप टोटल करेंगे तो वो 6 ट्रिलियन होता है और ब्लैक रॉक के पास 9 ट्रिलियन प्लस पैसे हैं, जो अमेरिकन GDP का 50% है।
अब आप सोच सकते हैं कि ब्लैक रॉक कितना बड़ा फंड मैनेज करती है। इसके पैसों को लेकर एक और शॉकिंग बात यह है कि पूरे वर्ल्ड के जितने शेयर्स हैं, जितनी भी बॉन्ड्स वैल्यू है, उन सब के टोटल का 10% अकेला ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में 6.5% ब्लैक रॉक के हैं, फोर्ड में 7.2% ब्लैक रॉक के हैं, फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन में 6.5%, वेल्स फार्गो बैंक में 7% ब्लैक रॉक के हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वीजा, मास्टरकार्ड जैसे कंपनीज में भी ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजें जैसे पेप्सी, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनी में भी इनके शेयर्स हैं। बात करें भारत की तो इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे 42 बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक के बड़े स्टेक है। चाहे यूरोप हो या एशिया, चाहे IT सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो, ब्लैक रॉक हर जगह मौजूद है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और आपको पता है कि जिस देश के फंड मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज इन्हें नहीं मिलती है, ये उनको मैनेज करने वाली कंपनीज में स्टॉक्स खरीद लेते हैं। मतलब ये कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई बड़ी सेक्टर नहीं है जिसमें ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट ना किया हो। तभी तो कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। पूरी दुनिया में 3 बड़ी कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े फंड्स को मैनेज करती है। पहला है ब्लैक रॉक, दूसरा है वैनगार्ड और तीसरा है स्टेट स्ट्रीट कैपिटल। ये तीनों कंपनीज मिलकर अमेरिका के 70% GDP संभाल रहे हैं। अब ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है और इसके शेयर ना हो, ये कैसे हो सकता है? 1 अक्टूबर 1999 को ब्लैक रॉक की IPO आई, जिसमें उसे $900 की वैल्यूएशन और $14 की स्टॉक प्राइस मिली थी। 1998 से 2000 के बीच जब .com बबल अपने पीक पर था, तब अमेरिकन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी ब्लैक रॉक ने दी और इसी के साथ 1999 के एंड में ब्लैक रॉक के एसेट अंडर मैनेजमेंट 165 बिलियन तक पहुंच गई और 2014 तक ये $4 ट्रिलियन को मैनेज कर रही थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट था। और आज जैसा कि हमने बताया कि ये $9 ट्रिलियन से भी ज्यादा मैनेज कर रही है। ब्लैक रॉक ऐसी पहली कंपनी है जिसे चाइना ने अपने देश में आने दिया है। वैसे चाइना बाहर के किसी भी कंपनी को अपने देश में आने नहीं देना चाहती। एनर्जी, ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्ट, इन सब में इनका शेयर है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर एक सेक्टर डूब रहा है तो दूसरे सेक्टर से इन्हें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर एक देश की इकोनॉमी डूब रही है तो दूसरे देश की इकोनॉमी से इन्हें पैसे आ रहे हैं। इनकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2008 में क्राइसिस आया था और बड़े बड़े बैंक्स डूबने की कगार पर आ गए थे, तब लैरी फिंक ने ही अमेरिका के इन बैंक्स को फंड दिए थे। लेकिन बिजनेसमैन तो आखिर बिजनेसमैन होता है, पहले अपना फायदा ही देखता है। सो यहाँ भी लैरी फिंक ने उन कंपनीज को डूबने से बचाया जिन कंपनीज में वो खुद शेयर होल्डर थे। ठीक वैसे ही जब 2020 में कोविड के समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी फिर से डगमगा गई थी, तब एक बार फिर से एंट्री हुआ लैरी फिंक का, और इस बार भी इन्होंने पहले उन कंपनीज को ही बचाया जिसमें इनके शेयर थे। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध के समय जब सारे देश अपनी अपनी सेफ्टी खोज रहे थे, उस समय लैरी ने 28 दिसंबर 2022 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर युद्ध में गिरे बिल्डिंग्स के रिकंस्ट्रक्शंस करने की अनाउंसमेंट की थी। तो यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि लैरी फिंक है कौन, ब्लैक रॉक कंपनी कैसे बनी, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करती है और इतने पावरफुल कैसे बने। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति होने के बाद भी ये मीडिया और सुर्खियों से दूर क्यों रहते हैं? इन्हें तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होना चाहिए और हम इन्हें जानते तक नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लैरी फिंक खुद नहीं चाहते कि लोग उन्हें जरूरत से ज्यादा जाने, और क्योंकि पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है तो नो डाउट मीडिया भी उनके कंट्रोल में ही है, और इसलिए वो मीडिया में तब आएंगे जब वो खुद चाहेंगे। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. लैरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग उनके छोटी छोटी बातों पर नजर रखें, इसलिए वो मीडिया में नहीं आना चाहते। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले ब्लैक रॉक कंपनी का नाम सुना था? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।